हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से सवाल से करते हैं। सोचो जरा, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और आप एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसके पास लाना चाहते हो। हम सब जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट, उस धक्के के खिलाफ आपको जोर लगाकर यानी वर्क करके उस चार्ज को पास लाना पड़ेगा। सवाल ये उठता है, ये जो आपने मेहनत की, जो वर्क किया, वो एनर्जी आखिर गई कहाँ? क्योंकि एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती, कहीं ना कहीं तो स्टोर हुई होगी ना। बस इसी सवाल का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि चार्जेस को मूव करने में जो हम वर्क करते हैं वो वेस्ट नहीं होता, बल्कि सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। देखिए, फिजिक्स में कुछ भी एकदम नया नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आपको क्लास 11 से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद है? जब हम किसी बॉल को जमीन से ऊपर उठाते थे तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते थे और वो वर्क उस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता था। बिल्कुल वही चीज अब हम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, बस नाम बदल गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्क क्या है? क्लास 11 में फोर्स दो मासेस के बीच था जो हमेशा अट्रैक्टिव होता था। यहां क्लास 12 में फोर्स दो चार्जेस के बीच है जो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। वहां हम वर्क करते थे ग्रेविटी के अगेंस्ट, यहां हम वर्क करेंगे कूलम्स फोर्स के अगेंस्ट। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्लास 11 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का था, बस फोर्सेस और ऑब्जेक्ट्स अलग हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को इस डायग्राम से समझते हैं। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। हमारे पास एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q जो ओरिजिन पर रखा है। मान लो ये पॉजिटिव है। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फील्ड में हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज स्मॉल q उसको पॉइंट R से पॉइंट P तक ला रहे हैं। अब क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो कैपिटल Q स्मॉल q को बाहर की तरफ रिपेल करेगा एक इलेक्ट्रिक फोर्स Fe से, लेकिन हम तो उसे पास लाना चाहते हैं, इसलिए हमें बाहर से इस इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स Fxt लगाना पड़ेगा। यही एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा वही इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि एक्सटर्नल फोर्स द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज लाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं जो आपको एग्जाम्स में लिखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जिसे हम डेल्टा यू से लिखते हैं, क्या है? ये वो वर्क है जो एक एक्सटर्नल फोर्स करती है किसी चार्ज Q को पॉइंट R से पॉइंट P तक मूव करने में। पर यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है बच्चों, विदाउट एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम चार्ज को इतना धीरे धीरे, इतना आराम से मूव कर रहे हैं कि उसकी स्पीड चेंज ना हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। फॉर्मूला देखिए, डेल्टा यू का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P यानी यूपी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट R यानी यूआर। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है WRP के, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम R टू P। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे तक बिना एक्सेलरेट किए मूव करने में किए गए एक्सटर्नल वर्क के बराबर होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा। पहला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन किया जाता है और हमारी खुशकिस्मती है कि जो कूलम्स फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ये वो फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब आप चार्ज को R से P तक सीधे ले जाओ या घुमा कर ले जाओ, वर्क डन सेम रहेगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जहां हम एनर्जी को जीरो मान सकें। अपनी सहूलियत के लिए फिजिक्स में हम इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, यानी जब चार्जेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हों तो हम मानते हैं कि उनके बीच कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यानी जीरो है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कूलम फोर्स कंजर्वेटिव है, इसलिए वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट है और हम इन्फिनिटी को जीरो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मानते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो पिछले कॉन्सेप्ट से बहुत गहरा जुड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। बच्चे अक्सर पोटेंशियल एनर्जी U और पोटेंशियल V में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से समझो इनके बीच का फर्क। पोटेंशियल V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सोचो, अगर आप एक +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाते हो तो जितना भी वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट P का पोटेंशियल कहलाएगा। फॉर्मूला देखो,
Vp बराबर है W इन्फिनिटी P डिवाइडेड बाय Q। हमने टोटल वर्क को टेस्ट चार्ज Q से डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि पोटेंशियल अब टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। ये उस पॉइंट की प्रॉपर्टी बन गया जो सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पोटेंशियल किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज U/Q के बराबर होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो अब हमने पोटेंशियल को डिफाइन तो कर लिया है, अब वक्त है उसका फॉर्मूला डिराइव करने का। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा गोल क्या है? एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q की वजह से उससे r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन निकालना। इसके लिए हम पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन ही यूज करेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इस डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप समझिए बिल्कुल लॉजिक से। स्टेप 1, हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं। मान लो रास्ते में हम किसी पॉइंट P पर है जो Q से r डैश डिस्टेंस पर है। उस जगह पर Q इस यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा? सिंपल कूलम्स लॉ से F = 1 × Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r डैश स्क्वायर। स्टेप 2, अब इस चार्ज को एक छोटू सा डिस्टेंस dr डैश आगे मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? स्मॉल वर्क डन dw होगा F.dr, लेकिन हम यहां लिख रहे हैं dw = -F.dr। ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स F चार्ज को बाहर धकेल रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट dr अंदर की तरफ है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। स्टेप 3, टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। हम इस छोटे से वर्क dw को इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स क्या होंगी? हम चार्ज को कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। कहां तक ला रहे हैं? पॉइंट r तक। तो हमारी लिमिट्स होंगी इन्फिनिटी से r तक। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम पहले फोर्स निकालते हैं, फिर स्मॉल वर्क, और फिर उसको इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेट करके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है ये फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको अपनी फॉर्मूला शीट में हाईलाइट कर लीजिए। किसी भी पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है V(r) = 1/4πε0 × Q/r। यहाँ Q सोर्स चार्ज है जिसे साइन के साथ रखना है, r डिस्टेंस है और ε0 स्पेस की परमिटिविटी है। इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट्स या V। गौर से देखिए, पोटेंशियल सिर्फ r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, r² के नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फाइनल फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये ग्राफ बच्चों एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। इस ग्राफ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का वेरिएशन देख रहे हैं डिस्टेंस r के साथ। y एक्सिस पर E और V हैं और x एक्सिस पर r है। आपको दो कर्व्स दिख रहे होंगे। जो ब्लू वाला कर्व है वो पोटेंशियल का है, हमने अभी देखा V is proportional to 1/r। और जो ब्लैक वाला थोड़ा स्टीप कर्व है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था E is proportional to 1/r²। आप साफ देख सकते हो कि ब्लैक कर्व E ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के कंपैरिजन में बहुत तेजी से कम होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पोटेंशियल 1/r के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के साथ बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। पिछली स्लाइड के ग्राफ को याद रखने का ये सबसे आसान तरीका है। इस टेबल से सब कुछ क्लियर हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1/r²। वहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V सिर्फ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1/r। इसलिए दूर जाने पर फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल से ज़्यादा तेज़ी से जीरो की तरफ जाती है। ये छोटा सा डिफरेंस है, पर इस पर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² और पोटेंशियल 1/r की डिस्टेंस डिपेंडेंसी अलग अलग है। फील्ड पोटेंशियल से ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अभी तक हमने एक अकेले पॉइंट चार्ज की कहानी सुनी, लेकिन असली दुनिया में चार्जेस अक्सर सिस्टम में मिलते हैं। तो चलिए सबसे सिंपल सिस्टम की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद है ना डाइपोल क्या था? दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस जो एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड हों। अब हम देखेंगे कि इस डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इस डेरिवेशन के लिए पहले इस डायग्राम की ज्योमेट्री को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्क्रीन पर एक डाइपोल है जिसमें -q और +q चार्जेस हैं। इनके बीच का डिस्टेंस 2a है और O इसका सेंटर है। हमें एक जनरल पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है।
इस पॉइंट P की पोजीशन कैसे दी गई है? ये डायपोल के सेंटर O से r डिस्टेंस पर है और डायपोल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। पॉजिटिव चार्ज से P का डिस्टेंस r1 है और नेगेटिव चार्ज से P का डिस्टेंस r2 है। हम यहाँ सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है? पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल दोनों को सीधे सीधे ऐड कर देंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी V टोटल इज इक्वल टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू का यूज करके P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जब हम V प्लस क्यू और V माइनस क्यू की वैल्यूज डालते हैं और थोड़ी सी ज्योमेट्री और एक इंपॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेशन कि पॉइंट P डायपोल से बहुत दूर है यानी R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A का यूज करते हैं तो हमें ये फाइनल रिजल्ट मिलता है। एक डायपोल की वजह से पोटेंशियल होता है V इक्वल्स टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ P डायपोल मोमेंट है यानी Q इंटू 2A। अब यहाँ दो चीजें नोट करने वाली हैं। पहली, पोटेंशियल अब सिर्फ डिस्टेंस R पर नहीं एंगल थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है यानी ओरिएंटेशन मैटर करती है। दूसरी, ये 1/r स्क्वायर के साथ फॉल कर रहा है 1/r के साथ नहीं जैसा पॉइंट चार्ज में था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक शॉर्ट डायपोल का पोटेंशियल उसके डायपोल मोमेंट P और cos थीटा पर डिपेंड करता है और 1/r स्क्वायर के साथ डिक्रीज होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं डायपोल और पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल में। ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। पहला डिफरेंस, डायपोल का पोटेंशियल एंगल थीटा पर डिपेंड करता है जबकि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हर डायरेक्शन में सेम होता है, एंगल पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा डिफरेंस, डायपोल का पोटेंशियल 1/r स्क्वायर से गिरता है जो कि पॉइंट चार्ज के 1/r से ज्यादा तेजी से है। और एक सबसे स्पेशल केस, डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर यानी ऐसी लाइन जो डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, वहां थीटा 90 डिग्री होता है और क्योंकि cos ऑफ 90 0 होता है इसलिए इक्वेटोरियल प्लेन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डायपोल और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल डिस्टेंस और एंगल के मामले में एक दूसरे से काफी अलग बिहेव करते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अभी तक हम पोटेंशियल को फॉर्मूला से समझ रहे थे। अब हम उसको इमेजिन करने का, विजुअलाइज करने का एक नया और बहुत पावरफुल टूल देखेंगे जिसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, ठीक वैसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इमेजिन करने के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनाते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा है। इक्वी यानी इक्वल, पोटेंशियल यानी पोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, कांस्टेंट होती है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप एक चार्ज को इस सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करोगे तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, जीरो वर्क डन। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है W इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी। अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस यानी डेल्टा वी 0 होगा, इसलिए वर्क डन भी 0 होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक कांस्टेंट पोटेंशियल वाली सरफेस है जिस पर चार्ज को मूव करने में हमेशा 0 वर्क डन होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब स्क्रीन पर देखते हैं कि ये सर्फेसेस आखिर दिखती कैसी हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दिखाई गई हैं। हम जानते हैं V इज इक्वल टू KQ/R। अगर V को कांस्टेंट रखना है तो R को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। इसलिए एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। अब राइट साइड में देखिए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए सर्फेसेस। इनका शेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप देख सकते हैं कि जहां चार्जेस हैं वहां सर्फेसेस एक दूसरे के काफी पास-पास हैं और बीच में दूर-दूर हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि अलग-अलग चार्ज सिस्टम्स के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का शेप भी अलग-अलग होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये 3 प्रॉपर्टीज एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होता है। क्यों? सोचो, अगर फील्ड का कोई हिस्सा सरफेस के अलोंग होता तो वो चार्ज पर फोर्स लगाता और वर्क करता, पर हमने अभी पढ़ा कि वर्क डन तो 0 होता है, इसलिए फील्ड को परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहां ये सर्फेसेस पास-पास यानी क्राउडेड होती हैं और जहां फील्ड वीक होता है वहां दूर-दूर। तीसरा, 2 इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों? अगर वो काटेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर पोटेंशियल की 2 अलग-अलग वैल्यूज हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक पॉइंट पर पोटेंशियल की एक ही वैल्यू हो सकती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन सर्फेसेस की प्रॉपर्टीज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे,
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E चैप्टर 1 में पढ़ा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इस चैप्टर में। हो सकता है आपको लगे कि ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, पर सच तो ये है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनके बीच एक बहुत ही गहरा मैथमेटिकल रिश्ता है जिसको अब हम एक्सप्लोर करेंगे। इस रिश्ते की मदद से अगर हमें E पता है तो V निकाल सकते हैं और V पता है तो E निकाल सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यह है वो मास्टर इक्वेशन E = -dV/dl। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो टर्म है dV/dl, इसका मतलब है पोटेंशियल का चेंज डिस्टेंस के साथ। इस इक्वेशन का असली मतलब समझिए, ये बहुत ही पावरफुल है। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जहां पोटेंशियल सबसे तेजी से गिर रहा हो, यानी डिक्रीज हो रहा हो। सोचो, अगर पोटेंशियल एक पहाड़ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस तरफ पॉइंट करेगा जिधर सबसे तेज ढलान हो। नेगेटिव साइन यही बताता है, माइनस डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट डिक्रीज। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डेरिवेटिव के थ्रू जुड़े हुए हैं और फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉइंट करता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। देखिए, हमने लेक्चर शुरू किया था पोटेंशियल एनर्जी से और अब हम लेक्चर को घुमाकर वापस उसी टॉपिक पर ला रहे हैं। अब जब हमें पोटेंशियल V का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है, हम इस नॉलेज को यूज करके एक से ज्यादा चार्ज के सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम आता है, जैसे मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल्स की एनर्जी समझने में। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए सोचते हैं कि एक दो चार्ज सिस्टम यानी Q1 और Q2 को बनाने में टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। स्टेप 1, हम पहले चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से उसकी जगह पर लाते हैं। कितना वर्क करना पड़ेगा? 0। क्यों? क्योंकि वहां पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़े, पूरा स्पेस खाली था। स्टेप 2, अब Q1 अपनी जगह पर बैठ गया है तो वो अपने आसपास एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा। उसकी पोजीशन से R12 दूरी पर पोटेंशियल होगा V1 = K × Q1/R12। स्टेप 3, अब हम दूसरे चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाते हैं। इस बार हमें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि हम उसे Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट ला रहे हैं। कितना वर्क? हम जानते हैं W = QV, तो वर्क डन होगा W2 = Q2 × V1। स्टेप 4, यही टोटल वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। तो U = W1 + W2 यानी 0 + Q2 V1। V1 की वैल्यू डालने पर फॉर्मूला बनता है U = 1/4πε0 × Q1 Q2/R12। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम को असेंबल करने में, यानी चार्जेस को इन्फिनिटी से उनकी जगह पर लाने में किए गए टोटल वर्क के बराबर होती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों, चलिए इस चैप्टर को समराइज करते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से शुरुआत की, फिर हमने पोटेंशियल V का कॉन्सेप्ट समझा जो कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। हमने पॉइंट चार्ज और डायपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला। फिर हमने पोटेंशियल को विजुअलाइज करने के लिए इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस को पढ़ा और आखिर में E और V के बीच का रिलेशन देखा। अब जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, सोचकर इसका जवाब कमेंट्स में जरूर देना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U के बीच सबसे बड़ा सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? इस सवाल से आप इस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इस सवाल के थ्रू हम चैप्टर के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बीच के फंडामेंटल डिफरेंस को पक्का कर लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हैं।